नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को टोटल मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित का त्रैमासिक पेपर प्रश्न क्रमांक 19 से 23 तक सभी प्रश्न हल करने वाले हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 18 तक मैंने पहले ही वीडियो बना के डाल दिया है, आप चैनल में जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 19, फूलों की क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि, मतलब ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ठीक है, उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी पंक्तियों में पौधों की संख्या क्रमशः 23, 21 और 19 और डैश डैश डैश, अंतिम पंक्ति में कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, अब चूंकि देखो इनमें अंतर कितने का है, सभी में -2 का अंतर है। देखो 23 में 2 माइनस किया तो 21 आया, 21 में 2 माइनस किया तो 19 आया। ठीक है, तो 2 का अंतर है सभी में, तो यह एक AP है। ठीक है, अगर ये AP है तो इसका हमने प्रथम पद लिख लिया 23 और सार्वंतर निकाल लिया A2 - A1 करके -2। ठीक, इसके बाद देखो हमें अंतिम पद दिया है L बराबर 5। ठीक, और हमें पदों की संख्या इसमें ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं, सूत्र लगा देते हैं L बराबर A + n-1 इंटू डी। ठीक है, मान रख देते हैं, L का मान 5 दिया है, A का मान 23 दिया है, n-1 n का मान हमें निकालना है, इंटू डी का मान -2 दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 23 को यहाँ पक्षांतर करते हैं तो 5 माइनस में आ जाएगा 23। ठीक, बराबर n-1 इंटू 2 -2। ठीक है, फिर क्या किया हमने, 23 में से 5 घटा दिया तो -18 आया, और 2 को हम बटे में ले आए तो ये -2 आ गया। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से हमने काट दिया 18 को तो 9 आ गया, बराबर n-1। इसके बाद यहाँ 9 बराबर n-1 आ गया, -1 को इधर ले आए तो ये 9 + 1 10 हो गया। ठीक है, तो n का मान हमें कितना मिल गया, 10। अतः दी गई फूलों की क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं? 10 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, दी गई फूलों की क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं? प्रश्न क्रमांक 19वां का अथवा AP 10, 7, 4 - 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इसका अंतिम से पीछे से 11वां पद निकालना है। ठीक है, तो AP हमें जो दी है हम लिख लेते हैं। प्रथम पद है A बराबर 10, सार्वंतर D दिया है, हमें निकालना है A2 - A1, तो 7 में से 10 घटा दिया हमने, कितना आया, -3। ठीक है, इसके बाद अंतिम पद क्या है हमारा, -62 है। पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो L बराबर सूत्र होता है L बराबर A + n-1 इंटू डी। L का मान -62 दिया है, A का मान 10 दिया है, n-1 इंटू डी का मान है -3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 10 को यहाँ पक्षांतर किया तो ये 10 और 62 कितने हो गए, -72। ठीक है, n-1 इंटू -3 को इधर ले आया तो ये बटे में आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 72 को काट दिया तो ये 24 बार गया। ठीक है, और बराबर में है n-1 -1 को इधर ले आया तो ये प्लस में आ गया, n बराबर कितना आ गया हमारे पास, 25। यानी हमें AP में कुल पदों की संख्या पता हो गई, कितनी है, 25 है। ठीक है, अब हमें पीछे से 11वां पद निकालना है, अंतिम से 11वां पद। तो देखो अंतिम से 11वां पद निकालना है तो इसके लिए एक तरीका होता है कि जितने कुल पद हैं उसमें से जौन सा भी पद हमें निकालना है, जो पद निकालना है उसको माइनस कर देंगे, और माइनस करने से जितना आया उसमें +1 कर देंगे, तो ये 15 आ गया। ठीक है, तो अब हमें स्टार्टिंग से 15वां पद निकालना है, वही हमारा अंतिम से 11वां पद होगा। ठीक है, हमने यहाँ लिख भी दिया कि दी गई AP में पदों की संख्या 25 है, अतः अंतिम से 11वां पद क्या होगा, प्रथम से 15वां पद होगा। ठीक है, और बस अब हम क्या करते हैं, 15वां पद निकाल देते हैं। A15 बराबर क्या होगा, A + 14D। ठीक है, तो 10 + 14 गुणा -3, इसका गुणा कर दिया तो 42 आया, और 42 में से 10 घटा दिए तो कितना आया, -32। ठीक है, अतः अंतिम से 11वां पद क्या होगा, -32 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 20, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, क्यों? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। दी गई AP क्या है हमें, 5, 11, 17, 23, प्रथम पद है A, सार्वंतर आया 6, माना दी गई AP का nवां पद 301 है। ये हमने मान लिया कि कोई इसका पद ये 301 है। ठीक है, nवां पद। अब हम n का मान निकाल के देखते हैं। ठीक है,
तो वही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान 301 है, ए का मान 5, एन माइनस वन इंटू 6। ठीक है, 5 को इधर ले आए तो ये 301 माइनस 5 हो गया, तो ये बचा 296। ठीक है, और 6 आ गया बटे में, इसको काट लिया तो ये आया 148 बटे 3। माइनस 1 को इधर ले आए तो ये प्लस में आ गया, बराबर में एन। ठीक, अब क्या करते हैं हम, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आया 151 बटे 3। कितना आया, 151 बटे 3। तो n का मान आया 151 बटे 3। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि यहाँ n का मान कोई प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, कोई प्राकृत संख्या नहीं है, या फिर हम लिख सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः 301 दी गई AP का पद नहीं है। ठीक है, क्योंकि पदों की संख्या कोई ना कोई पूर्णांक होना चाहिए, वो भी धनात्मक पूर्णांक। ठीक, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे पूर्णांक होना चाहिए, बटे में संख्या ना आए, इसलिए ये 301 इस AP का पद नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा AP 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कुछ नहीं है, AP लिख लिया हमने, प्रथम पद A है 3, सार बनतर है A2 माइनस A1 निकाल लिया तो 12 आ गया। फिर माना दी गई AP का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, हमने nवां पद मान लिया। ठीक है, तो प्रश्नानुसार जो nवां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है, तो हमने 54वें पद में 132 जोड़ दिया तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक, अब हमें क्या करना है, हल करना है इसको। तो देखो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए 54 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 53 डी। ठीक है, और प्लस 132 है, ए दोनों तरफ था तो हमने काट दिया, यहाँ बचा एन माइनस वन इंटू 12, यहाँ 53 गुणा 12, और 132 को हम लिख सकते हैं 11 गुणा 12। ठीक है, अब ये जो कहते हो यहाँ पे देखो दोनों में 12 आ रहा था तो हमने 12 कॉमन ले लिया, 53 प्लस 11 बच गया हमारे पास। 12 से 12 दोनों तरफ काट दिए, एन माइनस वन बराबर 64 आ गया, एन बराबर 64 प्लस 1, तो एन बराबर आ गया हमारे पास 65। अतः दी गई AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 21, किसी ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं। यदि AD इतना है, BD इतना है, AE इतना है और EC इतना है, तो अब बताइए कि इस स्थिति में क्या DE समांतर BC है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दिया है हमें त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं, ये हमने क्वेश्चन से ही लिख देना है। ठीक है, तो उसके बाद हमें जो भुजाएं दी हैं हमने वो लिख ली, AD बराबर 1.5, BD 3, AE 1 और EC 2 सेंटीमीटर। ठीक, चित्र बना लिया एक, चित्र में देखो जो हमसे कहा गया है वही चित्र बनाएंगे। ABC एक त्रिभुज है, इसमें AB पर D बिंदु है और AC पर E बिंदु है। AD हमें 1.5 दिया है, BD 3 दिया है, AE 1 दिया है और EC 2 दिया है। अब हम क्या करते हैं, AD और BD का अनुपात निकालते हैं। तो AD बटे BD बराबर देखो AD है 1.5 और BD है 3, दशमलव हटाया नीचे 0 आ गया, अब ये 15/30 बन गया। इसको काटा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2 आ गया। ठीक, इसके बाद AE बटे EC निकाला हमने, अन्य दो भुजाओं का अनुपात, तो AE बटे EC क्या हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, ये दोनों अनुपात हमारे कैसे हैं, देखो 1/2 1/2, यानी AD बटे BD बराबर क्या है, AE बटे EC। ठीक, अतः जो DE होगी वो BC के समांतर होगी, और ये क्यों समांतर होगी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा। ठीक, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AO बटे BO और CO बटे DO हो तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ठीक, सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं कि ABCD एक समलंब है, चतुर्भुज बना लिया। फिर उसके बाद क्या किया, इसके विकर्ण देखो AC और BD ये कहाँ काटते हैं, बिंदु O पर, कहाँ काटते हैं, बिंदु O पर। ठीक, अब हमने क्या किया, एक रचना की कि O से और AB के समांतर बिंदु O से एक लाइन खींच दी, कौन सी, OE। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, देखो दिया है हमें लिखना है तो ये हम क्वेश्चन से लिख देंगे, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O पर काटते हैं और AO बटे BO CO बटे DO है। ठीक, सिद्ध हमें करना है कि ABCD एक समलंब है। हमने रचना की तो रचना भी लिख दी कि OE समांतर AB खींचा। ठीक, अब हम उत्पत्ति करते हैं, इसको हल करते हैं। तो देखो AO बटे BO बराबर CO बटे DO हमें दिया है, तो हमने इसको किया पहले व्यवस्थित। ठीक, तो क्या किया,
ए ओ के बटे में सी ओ को ले आए तो देखो सी ओ यहाँ ऊपर है, यहाँ लाएंगे तो नीचे आ जाएगा ए ओ बटे सी ओ, और बी ओ यहाँ नीचे है तो इसको ऊपर ले गए, बी ओ बटे डी ओ हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। ठीक है, देखो ए बी डी इस त्रिभुज में देखेंगे कि जो ओ ई है वो ए बी के समांतर हमने खींची, तो हमारी थेल्स प्रमेय से क्या होता है कि ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे डी ओ। ठीक है, तो हमने यही लिख लिया यहाँ पे कि ए ई बटे डी ई बराबर ओ बी बटे ओ डी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की हम तुलना करेंगे तो हमें आर एच एस दोनों में बराबर दिया है, आर एच एस दोनों में बराबर दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, तो अगर आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होगा, तो इसलिए ए ई बटे डी ई बराबर ए ओ बटे सी ओ। ठीक, अब अगर इस त्रिभुज में इसके अब हम ये त्रिभुज लें कि ए सी डी। ठीक है, तो इसमें देखो कि इसके बटे में ये है और इसके बटे में ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो ये दोनों भुजाएं समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे कि ओ ई समांतर डी सी होगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तथा ओ ई समांतर क्या होगा, ए बी होगा। ये किससे है, रचना से, हमने रचना जो की थी उसमें ओ ई समांतर ए बी खींचा था। तो देखो अब ओ ई यहाँ पे दोनों के समांतर है, ओ ई डी सी के भी समांतर है और ओ ई ए बी के भी समांतर है, अतः आपस में ये दोनों भी समांतर होंगी। तो हमने आगे लिख दिया कि डी सी समांतर ए बी। ठीक है, अतः ए बी सी डी एक समलंब है। क्लियर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 कहता है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, ये 2 समीकरण हमें दिए थे, इनको हमें हल करना है। तो हमने समीकरण 2 से लिया, इसमें क्या किया, x का मान y के टर्म में निकाल लिया। ठीक है, y को 2y को इधर पक्षांतर किया तो ये माइनस में आ गया। इसके बाद हमने जो x का मान निकाला वो समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, 2 से निकाला तो 1 में रखेंगे, अगर 1 से निकालते तो 2 में रखते। ठीक, तो 2 से निकाला तो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है 7x माइनस 15y बराबर 2। 7 और x का मान हमें रखना है 3 माइनस 2y, तो 3 माइनस 2y रख दिया, माइनस 15y ये जो कहते हैं बराबर 2। 7 का अंदर गुणा कर दिया, 7 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर 2। ठीक, फिर ये दोनों y जुड़ जाएंगे, माइनस के हैं तो माइनस में 29y, 21 जो कहते हैं बराबर 2। 21 को इधर ले आया तो ये माइनस में आ गया, माइनस 29y बराबर 2 माइनस 21। ठीक है, 21 में से 2 घटा दिया तो माइनस 19 आ गया, यहाँ माइनस 29y थे, माइनस से माइनस कट गया माइनस से माइनस यहाँ हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो y बराबर 19/29 आ गया। फिर y का मान हमें क्या करना है, समीकरण 3 में रख देना है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो समीकरण 3 था हमारा x बराबर 3 माइनस 2y, तो x बराबर 3 माइनस 2 गुणा 19/29। ठीक, ये y का मान आया था, इसको हमने हल किया तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 49/29। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 क्या कहता है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, मान लेना है, माना वह भिन्न x/y है। फिर प्रश्नानुसार देखो, प्रथम शर्त क्या कहती है कि अगर उसके भिन्न से 1 घटा दिया जाए तो वो 1/3 बन जाती है। तो हमने अंश से 1 घटा दिया, x माइनस 1/y बराबर 1/3। इसका तिर्यक गुणा कर लिया तो 3 गुणा x माइनस 1 बराबर y, और इसको हल किया तो ये आया समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरी शर्त हमारी कहती है, द्वितीय शर्त से, कि अगर हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। तो अब अंश में हम कुछ नहीं करेंगे, अंश बटे वाई प्लस 8। ठीक है, x बटे वाई प्लस 8 बराबर 1/4। ठीक है, इसमें भी तिर्यक गुणा कर लिया तो 4 का गुणा x में हो गया, और y प्लस 8 में 1 का गुणा हुआ तो ये ज्यों का त्यों आ गया। ठीक है, y को इधर ले आए तो ये 4 माइनस वाई बराबर 8 हो गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल किया तो हमने 1 में से 2 को घटा दिया। ठीक, तो ये 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 4 जब हम घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, जब इनको हल किया तो ये दोनों कट गए, यहाँ से बचा माइनस x और यहाँ बचा -5। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास आ गया 5। इसके बाद
हमने क्या किया, x का मान रख दिया समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 था। x का मान रखा 5, तो 5 थी 15 माइनस 3 बराबर y, 15 में से 3 गया, कितने बचे 12, तो y का मान कितना आ गया 12, ठीक है। अब हमें लिखना है कि अतः भिन्न क्या थी, हमने भिन्न मानी थी x बटे वाई, तो भिन्न क्या आ गई हमारी 5 बटे 12, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, देखो, विलोपन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस 3y बराबर 4 है। विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, किसी एक को या तो x को या y को बराबर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2x है, यहाँ 1x है, तो हमने 2 का गुणा ऊपर वाले समीकरण में कर दिया, और यहाँ पे 1 था तो 1 का गुणा नीचे वाले में कर दिया। तो 2 का गुणा करेंगे, यही हमने यहाँ पे लिख दिया है। 2 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 2y बराबर 10, और 2x नीचे वाले में 1 का करेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको हल किया तो आया हमारे पास y बराबर 6 बटे 5, ठीक है। इसके बाद ये y का मान जो आया उसको हमें समीकरण 1 में रख दिया, तो 1 में रखने पर y का मान है 6 बटे 5, इसको पक्षांतर किया तो ये माइनस में आ गया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x का मान आया 19 बटे 5। ये हमारे दोनों आंसर हो गए इसके, ठीक है। x और y के मान निकल गए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना लास्ट, प्रश्न क्रमांक 23 का। अथवा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया, माना बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रथम शर्त क्या है, दोनों कोण संपूरक हैं, तो संपूरक कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ से मिल गया हमें x प्लस वाई बराबर 180। और द्वितीय शर्त क्या कहती है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो हमने क्या किया, बड़ा कोण x है बराबर y प्लस 18 कर दिया, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर, ठीक। समीकरण नंबर 2। अब इसको हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया, तो देखो यहाँ पे x का मान हमें y के टर्म में पहले ही मिल गया समीकरण 2 में, तो इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 180, यहाँ x का मान रख दिया y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180, ठीक। y 2y हो गए प्लस 18 बराबर 180। इसको हल किया तो हमें y का मान मिला 81, कितना मिला 81, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस y का मान रख देते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 था हमारा x बराबर y प्लस 18, ठीक। तो x बराबर y का मान कितना है 81 प्लस 18, ठीक है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 99 आएगा, कितना आएगा 99। अतः बड़ा कोण हमारा क्या है, बड़ा कोण x माना था हमने वो 99 आया, और छोटा कोण y बराबर 81 आया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। और इस वीडियो के PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।